मौत का एक ऐसा खेल जिसमें पूरा का पूरा शहर आपको मारना चाहता है। उसके साथ साथ जितने भी आर्मी का ऑफिसर्स हैं वो भी आपके पीछे लगे हुए हैं। जैसे ही वो आपको देखेंगे वहीं पर आपका खेल खत्म हो जाएगा। मगर 30 दिनों तक अगर आप इन सारे लोगों से बच गए तो आपको इतने पैसे मिलेंगे जितने पैसों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है बेन रिचर्ड्स। रिचर्ड के हाथ में अभी उसकी बेटी है जिसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो अपने आया हुआ है फैक्ट्री के मालिक के पास, जिससे वो कहता है कि मुझे अभी पैसों की बहुत जरूरत है, इसीलिए मुझे काम से मत निकालो। मेरी बच्ची पिछले 1 सप्ताह से बीमार है, मुझे उसकी दवाइयाँ लेनी है। मगर फैक्ट्री का मालिक उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि मैं तुम्हें काम से निकाल चुका हूँ, अब यहाँ से जाओ। रिचर्ड बहुत रिक्वेस्ट करता है मगर वो आदमी नहीं मानता। तब वो गुस्से में जाने लगता है यहाँ से। तभी उसकी नजर पड़ती है टीवी पे, जिस पर एक शो आ रहा है जिसका नाम है द रनिंग मैन। अगर इसमें कोई 30 दिनों तक जिंदा रह गया तब उसे इतने पैसे मिलेंगे कि वो एक पूरा का पूरा शहर खरीद सकता है। मगर ये खेल एक आत्महत्या है। अगर आप इसमें चले गए तो आपके बचने के चांसेस 1% से भी कम है। रिचर्ड इस शो में नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसके ऊपर उसके परिवार की जिम्मेदारियां हैं। अगर उसे कुछ भी हो गया तब उसका परिवार बिखर जाएगा। वो चला आता है घर पे और छोटे मोटे शोज देखने लगता है। तभी यहाँ पर उसकी पत्नी आती है जिसका नाम है शीला। शीला एक बार में काम करती है वेट्रेस के रूप में। रिचर्ड के पास बहुत समय से काम नहीं है। शीला ही घर चला रही है मगर उसके पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं कि वो दवाइयाँ खरीद सके। आ जाने के बाद वो बताती है कि रात में मैं एक और शिफ्ट करने जा रही हूँ। तो रिचर्ड कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। शीला कहती है कि रात में मैं डांस करूंगी वहाँ पर, क्योंकि बहुत ही अमीर लोग आते हैं और वो टिप में बहुत सारे पैसे देते हैं। एक दिन में काम हो जाएगा और मैं पैसे ले आऊंगी। तब रिचर्ड भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना रात में जो लड़कियां वहाँ पे डांस करती हैं उनके साथ क्या होता है और अमीर लोग उनके साथ क्या करना चाहते हैं। तब शीला समझाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मगर रिचर्ड थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं पैसे लेकर के आऊंगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तब शीला कहती है कि क्या तुम रनिंग मैन शो में पार्ट लेने जा रहे हो। वो कहता है कि हाँ, लेकिन मैं उनका मेन गेम नहीं खेलूंगा। उनके पास और भी बहुत सारे क्विज वाले गेम्स हैं और उसकी मदद से मैं पैसे बना सकता हूँ। मगर शीला कहती है कि मुझसे वादा करो तुम रनिंग मैन शो में हिस्सा नहीं लोगे। रिचर्ड कहता है कि ठीक है। वो जब यहाँ से बाहर निकलता है तब हमें दुनिया देखने को मिलती है। भविष्य की दुनिया है जहाँ पर इंसानों के सारे काम एआई और मशीनें कर रही हैं। हर जगह बेरोजगारी है, लोगों के पास खाने के लिए एक वक्त का खाना तक नहीं है। इसीलिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए लोग ऐसे टीवी शोज में हिस्सा लेते हैं जिनमें उनकी जान भी जा सकती है। रिचर्ड भी जाकर के लाइन में लग जाता है शो में हिस्सा लेने के लिए। काउंटर पे जाने के बाद वो कहता है कि मुझे भी शो में हिस्सा लेना है। तब सामने वाला आदमी अजीबोगरीब सवाल पूछने लगता है उसके बच्चे के बारे में। तब रिचर्ड गुस्सा होकर के शीशा तोड़ता है और कहता है कि अगली बार मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुमने मेरे बच्चे का नाम दोबारा लिया तो। इस गुस्से को देख करके आदमी समझ जाता है कि रिचर्ड एक दमदार आदमी है। वो आगे भेज देता है उसे हिस्सा लेने के लिए। तब रिचर्ड की मुलाकात 2 और लोगों से होती है, जिनमें एक लड़की है जिसका नाम है जेन और लड़के का नाम है टिम। ये सब लोग छोटे मोटे गेम्स में हिस्सा लेने लगते हैं। एक के बाद एक इनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं मगर रिचर्ड हर एक गेम में बहुत अच्छा कर रहा है। फिर उसका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसके दौरान सबको पता लगता है कि रिचर्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। इन सारे टेस्ट को देखने के बाद सबको एक एक गेम ऑफर किया जाता है। रिचर्ड के सामने ऑप्शन आता है कि अब उसे मेन गेम में पार्टिसिपेट करना है, यानी द रनिंग मैन शो में। इस चीज को देखने के बाद वो समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसकी नजर पड़ती है जेनी और टिम पे। उन दोनों को भी रनिंग मैन शो के लिए चुना गया है। अब एक एक करके सबको कमरे में बुलाया जाता है बात करने के लिए। फिर बारी आती है रिचर्ड की। उसकी मुलाकात होती है इस शो के मालिक से जिसका नाम है डैन किलियन। मगर जैसे ही रिचर्ड डैन को देखता है उसे कहता है कि मुझे कोई रुचि नहीं है इस गेम में। मैं यहाँ पर छोटे मोटे गेम्स खेलने आया था जिससे मुझे थोड़े पैसे मिल जाए और मैं अपने बच्चे का इलाज करवा पाऊँ। मुझे रनिंग मैन शो में हिस्सा नहीं लेना। तब डैन उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि तुम जैसे लोग बहुत ही खास होते हैं और तुम जैसे लोगों की वजह से ही ये शो चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी छोटे मोटे गेम में हिस्सा लो और अपनी प्रतिभा को खराब करो। डैन कहता है कि अगर आज तुम्हें ये पैसे थोड़े बहुत मिल भी गए, कल तुम्हारा बच्चा फिर बीमार हो जाएगा। कब तक अपने परिवार को तुम ऐसी जिंदगी देते रहोगे। सिर्फ 30 दिनों की बात है। 30 दिनों के बाद तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम क्या तुम्हारी अगली आने वाली 7 पीढ़ियां बैठ करके खाएंगे। जरा इस बारे में सोचो। रिचर्ड थोड़ी देर सोचता है और मान जाता है इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। बाहर आते ही उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से जो यहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज है। वो रिचर्ड को बताता है कि जब तक गेम की शुरुआत नहीं हो जाती तुम बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकते। रिचर्ड कहता है मगर ये पैसे मुझे अपने घर भेजने हैं अपनी पत्नी के पास। वो आदमी कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुरंत पैसे घर पे पहुंचवा देता हूँ और तुम्हारे पूरे परिवार की देखभाल मैं खुद करूंगा। अब वो लोग चैनल की जिम्मेदारी है। रिचर्ड पैसों के साथ साथ अपने बच्चे का मोजा भी देता है कि ये गार्ड उसके पास पहुंचा दे, जो मोजा अब तक उसकी जेब में पड़ा हुआ था। सब कुछ भेजने के बाद वो अपनी पत्नी से बात करता है। शीला बहुत ही ज्यादा नाराज है। उसने मना किया था कि वो रनिंग मैन शो में हिस्सा ना ले, मगर रिचर्ड ने यही किया। वो समझाने की कोशिश करता है शीला को और चला आता है अपने कमरे में। अगली सुबह गेम की शुरुआत होने वाली है। तभी उसके पास एक एनवेलप आता है जो शीला
शीला ने भेजा है उसके पास। इसमें शीला और उसकी बच्ची की तस्वीर है, उसके साथ साथ वो मोजा भी है। शीला ने लिखा है कि इस मोजे को अपने पास रखो, ये गुड लक का काम करेगा। सुबह होते ही रिचर्ड को ले जाया जाता है कमरे से बाहर। अब गेम की शुरुआत होने वाली है। वो चारों तरफ देखता है, चारों तरफ उसे आर्मी के ऑफिसर्स नजर आते हैं जिनकी शक्लों पर लिखा हुआ है कि वो इन सबको मारना चाहते हैं। फिर हम मिलते हैं इस शो के एंकर से जिसका नाम है बॉबी। बॉबी स्टेज पे आता है और सबको बताना शुरू करता है इस खेल के नियम, कि ये खेल 30 दिनों तक चलेगा। जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें 30 दिनों तक जिंदा रहना है। मगर इस खेल में अब सारे के सारे लोग पार्टिसिपेंट हैं, सबके पास इनाम जीतने का मौका है। कोई भी आम आदमी अगर इन्हें पहचान जाए और उनकी वीडियो लोकेशन के साथ बना करके अपलोड कर दे तब उसे मनचाहा इनाम मिल सकता है। जैसे ही आर्मी वालों को उनकी लोकेशन मिलेगी वो आते ही उन्हें एलिमिनेट कर देंगे। अब रिचर्ड को बुलाया जाता है स्टेज पे। बॉबी सबको झूठी कहानियां बताने लगता है कि रिचर्ड एक देशद्रोही है, उसने देश के लोगों को धोखा दिया है और यहाँ की जानकारियाँ बाहर भेजी है, जबकि बात बिल्कुल उल्टी है। रिचर्ड कभी एक सिपाही हुआ करता था। इन सारी चीजों को सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर रिचर्ड कुछ भी नहीं कर सकता। वो जानता है कि बॉबी ये सारी चीजें इसलिए कर रहा है ताकि रिचर्ड के मरने पर किसी को कोई भी अफसोस ना हो। फिर बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी बुलाया जाता है और बॉबी नियम बताना शुरू करता है कि पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या नियम है। जैसे ही गेम की शुरुआत होगी इन्हें 12 घंटे का वक्त मिलेगा जब इनके पीछे कोई नहीं होगा। ये लोग कहीं भी जा करके छुप सकते हैं, मगर 12 घंटे के बाद लोग इन्हें मारने के लिए इन्हें ढूंढने लगेंगे। उसके साथ साथ पार्टिसिपेंट्स को एक टेप रिकॉर्डर दिया जा रहा है। हर 24 घंटे के बाद उन्हें एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है और उसे कुरियर के द्वारा भेजना है कंपनी के पास, ताकि सबको पता लग सके कि वो लोग अभी भी जिंदा है। अगर उन लोगों ने इस चीज को नहीं भेजा तो उन्हें मृतक घोषित कर दिया जाएगा। इस पूरे समय उनके पीछे हंटर लगे होंगे जो सिर्फ उन्हें मारना चाहते हैं, मगर किसी भी पार्टिसिपेंट ने अगर हंटर को मार दिया तो उनके इनाम की राशि में $1,00,000 को ऐड कर दिया जाएगा एक हंटर के बदले। अब गेम की शुरुआत हो जाती है और इन्हें भेज दिया जाता है बिल्डिंग से बाहर। बाहर आते ही रिचर्ड देखता है कि इनके लिए चीजें पड़ी हुई हैं। वो सारी चीजों को उठाता है और भाग करके आता है बाहर। उसकी मुलाकात होती है एक टैक्सी ड्राइवर से जो पूरे रास्ते उसे पका रहा होता है। वो उसे पहचान भी चुका है, मगर रिचर्ड नहीं चाहता कि इन्हें पता लगे कि वो कहाँ जा रहा है। तब टैक्सी के रुकते ही वो भागने लगता है और भाग करके जाता है एक बंकर के नीचे। यहीं पर उसके हम एक दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है मोली। मोली बहुत ही ज्यादा गुस्से में है कि रिचर्ड ने ऐसा क्यों किया, उसने क्यों पार्टिसिपेट किया इस गेम में। रिचर्ड अपनी पूरी बात बताता है और मदद मांगता है मोली से। मोली गुस्से में है फिर भी उसकी मदद कर देता है। उसने बहुत सारी चीजें उसे दी हैं जिससे वो अपने हुलिये को बदल सकता है। मोली ने यहाँ पर उसके लिए एक नया पासपोर्ट भी बना दिया एक अलग नाम से, उसका हुलिया बदल दिया, उसके साथ साथ उसकी आंखों में लेंसेज भी लगा दिए ताकि कोई भी उसे ठीक से ना पहचाने। फिर वो रिचर्ड को कहता है कि उसने सोचा था कि वो रिचर्ड को पार्टनर बनाएगा अपनी दुकान में, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। इन बातों को सुनने के बाद रिचर्ड थोड़ी देर के लिए भावुक हो जाता है, मगर उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। वो बची हुई चीजों को लेकर के सीधा भागता है रेलवे स्टेशन। वहाँ उसे कोई नहीं पहचानता। वो आकर के बैठ जाता है ट्रेन में, मगर एक बच्चा उसे देख लेता है कि उसकी मूछें निकल रही है, तो वो बच्चे को डराता है और मूछें ठीक करके सीधा भागता है एक होटल की तरफ और कमरा लेकर के चला आता है अंदर। अब खेल की शुरुआत हो चुकी है। वो वक्त आ चुका है जब रिचर्ड को पहला टेप भेजना है। वो रिकॉर्डिंग करता है और पुष्टि करता है कि वो अभी भी जिंदा है। फिर टेप को कुरियर करने के लिए जाता है बाहर और कुरियर करके चला आता है वापस अपने होटल रूम में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंटर्स पहुंच चुके हैं मॉली के पास। उसे बड़ी ही बेरहमी से टॉर्चर करते हैं और पूछते हैं कि बताओ रिचर्ड कहाँ पे है। तब अंत में वो बता देता है कि उसने कौन से नाम की आईडी बना करके दी है। दूसरी तरफ हम रिचर्ड्स को देखते हैं जो अपने कमरे में उठता है क्योंकि अभी उसने एक भयानक सपना देखा है जिसमें उसे मार दिया गया। तभी उसकी नजर पड़ती है टीवी पे। टीवी पर वो देखता है कि टीम की लोकेशन सबको पता लग गई क्योंकि वो एक दुकान में सामान खरीद रहा था और वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस में हंटर्स ने देख लिया उसे। टीम जैसे ही दुकान से बाहर आता है हंटर उसे मार गिराते हैं। इस चीज को देखने के बाद रिचर्ड समझ जाता है कि अब ये जगह भी सुरक्षित नहीं है। तभी इस होटल को छोड़ करके वो चला जाता है दूसरे होटल में। इस कमरे में उसे एक ग्रेनेड मिलता है। खिड़की से बाहर देखने के बाद वो देखता है कि एक आदमी पागल की तरह चिल्ला रहा है और इसी खिड़की की तरफ देख रहा है, मगर रिचर्ड उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और नीचे जाने लगता है नहाने। तब उसे याद आता है कि खिड़की के बाहर जो आदमी है उसे उसने गेम शुरू होने से पहले हंटर्स के गिरोह में देखा था, यानी ये आदमी भी एक हंटर ही है। इसका नाम है फ्रैंक। लेकिन अब वो कुछ सोच पाता उससे पहले हंटर्स यहाँ पे आने लगते हैं। तब वो सीधा भाग करके जाता है छत पे और एक रस्सी की मदद से कांच तोड़ करके चला आता है अपने कमरे में कपड़े पहनने के लिए। मगर अब हंटर दरवाजा तोड़ करके अंदर आ चुके हैं, पर वो रिचर्ड को मार पाते उससे पहले वो दोबारा रस्सी पे कूद जाता है और चला आता है बाहर। बाहर आने के बाद वो देखता है कि हर तरफ से कैमरे ने उसे घेर करके रखा है और ये सारी चीजें लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही। तब रिचर्ड अपनी जान बचाने के लिए नीचे वाले कमरे का कांच तोड़ता है और चला जाता है अंदर। फिर भागते हुए वो जाता है लिफ्ट में, मगर लिफ्ट भी बंद हो चुकी है। तभी यहाँ पर हम सारे हंटर्स के मुखिया को देखते हैं जिसका नाम है इवान। इवान अभी रिचर्ड को मारता उससे पहले रिचर्ड उस ग्रेनेड को फोड़ देता है। ये धमाका इतना बड़ा है कि लिफ्ट टूट करके नीचे गिर जाती है बेसमेंट में, मगर रिचर्ड अभी भी सुरक्षित है। वो उठता है और चारों तरफ देखता है। तब उसे अंदाजा होता है कि यहाँ पर गैस लीक होना शुरू हो चुका है और किसी भी वक्त ये जगह फट सकती है। तभी वो देखता है कि चूहे सारे भाग करके नाले की तरफ जा रहे हैं, यानी यहाँ से भागने का एक रास्ता भी है। वो भी कूद जाता
जाता है नाले। उसके नीचे कूदते ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है यहाँ पे, मगर रिचर्ड अभी भी सुरक्षित है। नाले के अंदर ही वो वीडियो बनाता है कि अभी तक वो मरा नहीं, अभी भी वो जिंदा है, और आने लगता है बाहर। तब हमें पता लगता है कि इस हादसे में 8 हंटर मारे गए हैं और उन सब का पैसा अब जुड़ने वाला है रिचर्ड के अकाउंट में। हर तरफ रिचर्ड को ढूंढा जा रहा है, मगर रिचर्ड को कैसे भी उस कैसेट को पोस्ट करना है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़के पे। रिचर्ड को लगता है कि ये चिल्ला ना दे, इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है, मगर वो लड़का कहता है कि मेरा भाई ब्रेडली तुम्हारी मदद कर सकता है, वो इन सारे गेम्स के खिलाफ, लाओ तुम्हारे कैसेट को मैं पोस्ट कर देता हूँ। वो कैसेट लेके चला जाता है पोस्ट करने के लिए, क्योंकि उस पर कोई भी शक नहीं करेगा। तभी ब्रेडली आता है मिलने के लिए रिचर्ड से और उसे लेकर के जाता है अपने घर पे। तब हमें पता लगता है कि ब्रेडली के छोटे भाई का नाम है एलेक्स। इनकी एक बहन भी है जिसे कैंसर है। ब्रेडली यहाँ पर सारी बातें बताता है कि वो नेटवर्क को बहुत ही जल्दी एक्सपोज करने वाला है। ये जो टीवी शो है ये पूरा का पूरा फेक है। उसने एक पूरी की पूरी वीडियो बना करके रखी है कि आखिर अब तक क्या हुआ है। सबसे पहले ये लोग प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करवाते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ झूठी कहानियां फैलाते हैं। धीरे धीरे एक वक्त के बाद जब लोगों को लगता है कि ये प्लेयर जीत जाएगा, तब धोखे से उसे मार देते हैं। इसीलिए आज तक कोई भी प्लेयर रनिंग मैन शो को नहीं जीत पाया, और न ही इन लोगों ने किसी को पैसे दिए हैं और न ही ये किसी को पैसे देना चाहते हैं। रिचर्ड उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें इतनी नफरत क्यों है इन लोगों से। तब ब्रेडली पूरी बात बताता है कि नेटवर्क टीवी वालों की यहाँ पर एक फैक्ट्री थी जिसमें ऐसा केमिकल यूज करते थे जो कि घातक था इंसानों के लिए, मगर फिर भी उन लोगों ने फैक्ट्री को नहीं रोका और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कैंसर हो गया। मेरी बहन भी उसके चपेट में आ गई, इसीलिए मैं इन्हें एक्सपोज करना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब रिचर्ड को भी पूरी सच्चाई पता लग चुकी है। वो तुरंत एक वीडियो बनाता है और सारी चीजों को एक्सपोज करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंकर बॉबी अब लाइव आ चुका है और पूरी दुनिया को बताता है उन 8 मरे हुए हंटरों के बारे में, ऐसे जैसे कि वो कोई हीरो हो। तभी रिचर्ड की वीडियो आती है उनके सामने, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता है हमें पता लगता है कि उन लोगों ने एआई की मदद से वर्ड्स को बदल दिया है। रिचर्ड ने जो बात बोली थी उसे ना दिखा करके ये लोग पूरा उल्टी चीज दिखा रहे हैं, जिसमें रिचर्ड कह रहा है कि उसे बहुत मजा आया उन 8 लोगों को मार करके और उनके परिवारों को यतीम करके। इस चीज को देखने के बाद रिचर्ड बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। वो इस बात को समझ चुका है कि इतनी आसानी से नेटवर्क वाले उसे नहीं छोड़ेंगे और वो चाह करके भी उन्हें एक्सपोज नहीं कर सकता। जल्दी ही यहाँ पर उसे मारने के लिए अब लोग आने वाले हैं। इस चीज को देखने के बाद ब्रेडली और एलेक्स रिचर्ड को अपनी डिक्की में डालते हैं और लेकर के जाने लगते हैं शहर से बाहर, लेकिन रास्ते में ही इनके ऊपर गोलियां चलने लगती हैं। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद इनकी जान बचती है और ये लोग चले आते हैं शहर से बाहर। यहाँ आते ही ब्रेडली उसे अपने एक दोस्त का नंबर देता है और कहता है कि जा करके उससे मिलो। तब रिचर्ड निकल पड़ता है ट्रेन से यहाँ से बाहर। अब वो दूसरे शहर में पहुंच चुका है। यहाँ आकर के एक छोटे से रूम में वो 7 दिन गुजारता है। उसने एक पादरी की वेशभूषा बना करके रखी है जो कि अंधा है। उसके इस हुलिये को देख करके किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं होता, मगर एक रात जब वो वीडियो पोस्ट करने जाता है तो एक आदमी पहचान जाता है उसे। तुरंत रिचर्ड उस पर हमला करके भागने लगता है यहाँ से, मगर ये लोग इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। तब वो कूद जाता है एक ट्रेन के ऊपर और भाग जाता है यहाँ से। दूसरे शहर में समय बिताने के बाद अब पूरा 13 दिनों का वक्त बीत चुका है। रिचर्ड यहाँ पर एक लंगड़ा आदमी बन के रह रहा है। एक दिन जब वो वीडियो पोस्ट करने जाता है तो देखता है कि इस गाँव के सारे लोग देख रहे हैं इस शो को। शो देखने के बाद उसे पता लगता है कि फाइनली उन लोगों ने जेनी को भी मार दिया। अब सिर्फ रिचर्ड ही जिंदा बचा है इकलौता इस गेम में। तब वो सीधा पहुंचता है ब्रेडली के दोस्त के पास जिसका नंबर उसने दिया था। इस आदमी का नाम है एल्टन। एल्टन रिचर्ड को देखने के बाद बहुत खुश है, मगर वो कहता है कि मेरे साथ मेरी दादी भी रह गई। वो हमेशा ही रनिंग मैन शो को देखती रहती है, उनके सामने तुम्हें नहीं आना है। रिचर्ड उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तब एल्टन कहता है क्योंकि मेरे पिता भी काम किया करते थे नेटवर्क टीवी वालों के साथ, मगर एक दिन उन्हें सच्चाई पता लग गई और तब उन्होंने निश्चय किया कि वो उस गेम को छोड़ देंगे। मगर अंदर वाले लोगों को जब ये बात पता लगी तब उन लोगों ने मेरे पिता को मरवा दिया। इसीलिए मैं किसी भी कीमत पे उन सबको तबाह करना चाहता हूँ। मेरे पिता ने शहर के बाहर एक बंकर बनाया है। थोड़े समय के बाद तुम वहाँ भी जा सकते हो। वहाँ तुम्हें ढूंढता हुआ कोई नहीं आएगा और तुम आसानी से 30 दिन बिता पाओगे। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है, मगर एक दिन एल्टन की दादी देख लेती है रिचर्ड को और वार्निंग की बटन दबाने जाती है ताकि यहाँ पर नेटवर्क वाले लोग चले आए। तभी आकर के उसे रोक देता है एल्टन। फिर वो थोड़ी देर सोचता है और खुद बटन दबा देता है। रिचर्ड कहता है कि तुमने ये क्यों किया। एल्टन कहता है क्योंकि दादी ने तुम्हें देख लिया है, वो कभी न कभी नेटवर्क वालों को इत्तला कर देगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने पूरी तैयारी करके रखी है। वो एक एक करके सारे हथियार निकालने लगता है। जैसे ही नेटवर्क वाले यहाँ पर आते हैं सब एक एक करके उसके जाल में फंसने लगते हैं। हर तरफ नेटवर्क वाले लोग मारे जा रहे हैं। तब एल्टन रिचर्ड को यहाँ से निकालने के लिए उसे लेकर के जाता है नीचे बंकर में। तब वो लोग देखते हैं कि पहले से यहाँ पर फ्रैंक मौजूद है। सबसे पहले वो स्टैब करता है एल्टन को। एल्टन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तब वो मारने की कोशिश करने लगता है रिचर्ड को, मगर रिचर्ड को मारना इतना आसान नहीं है। उल्टा रिचर्ड टूट पड़ता है उस पे। जैसे ही वो फ्रैंक को मार करके गिराता है नीचे, तब उसकी बात होती है डैन से। डैन कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और टीआरपी आसमान
छू गई है, अब सीधा बंदूक उठाओ और इस हंटर को मार दो, फिर तुम्हें इसके पैसे मिलेंगे और आगे मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मगर रिचर्ड ऐसा नहीं करना चाहता। वो देखता है कि चारों तरफ कैमरे लगे हैं। इस हंटर को मारने के बजाय वो कैमरे पे शूट करता है और एल्टन को छोड़ करके निकल जाता है यहीं पर, क्योंकि एल्टन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वो अगर उसके साथ गया तो वो भी मारा जाएगा। वो एक गाड़ी लेकर के निकलता है जिसके अंदर बॉम्ब्स लगे हुए हैं। पुल पे आने के बाद उसे एहसास होता है कि फ्रैंक अभी भी उसके पीछे लगा हुआ है और वो सामने ही है। तब रिचर्ड अपनी गाड़ी को तेज करता है और जैसे ही जा करके फ्रैंक की गाड़ी से उसकी गाड़ी टकराती है, उसी समय वो कूद जाता है नीचे पानी में और फ्रैंक की भी मौत हो जाती है। कुछ देर के बाद अब रिचर्ड उस जगह पे पहुंचता है जिसके बारे में एल्टन ने जिक्र किया था, मगर अब यहाँ पर कोई भी बंकर नहीं है। एक पूरी की पूरी कॉलोनी बना दी गई है। रिचर्ड थक हार करके बैठ जाता है एक जगह पे। तब उसे याद आता है उसके परिवार के बारे में। अपने परिवार को याद करने के बाद वो दोबारा वीडियो बनाता है ताकि सबको बता सके कि वो अभी भी जिंदा है। थोड़ी देर के बाद नेटवर्क टीवी वाले जैसे ही यहाँ पर आते हैं, उन्हें सिर्फ कैसेट मिलता है और रिचर्ड ने यहाँ पर लिखा है कि अब तुम ही लोग इसे भेजोगे। दूसरी तरफ हम रिचर्ड को देखते हैं बीच सड़क पे, जो देखता है कि हर तरफ नेटवर्क टीवी के ड्रोन्स आ चुके हैं। तब यहाँ से बचने के लिए वो एक कार के अंदर घुस जाता है जिसके अंदर एक लड़की है जिसका नाम है अमेलिया, और उस पर बंदूक तान देता है। अमेलिया को कहता है कि गाड़ी तेज चलाओ। अमेलिया को भी लगता है कि रिचर्ड एक बुरा आदमी है, क्योंकि टीवी पर यही दिखाया जा रहा है। मगर कुछ देर के बाद पुलिस वाले इनकी गाड़ी को रुकवाते हैं अमेलिया की जान बचाने के, मगर नेटवर्क टीवी वाले सबको मार देते हैं। तब अमेलिया को भी इस बात का एहसास होता है कि नेटवर्क टीवी क्या कर रही है टीआरपी को बढ़ाने के लिए। रिचर्ड भी उसे समझाता है कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सब कुछ झूठ है। थोड़ी देर के बाद जब ये लोग एक गाँव से गुजरते हैं तो रिचर्ड देखता है कि सारे लोग उसके लिए नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इन सबको पता है कि नेटवर्क टीवी इनके साथ आखिर क्या कर रहा है। इन्हें लगता है कि रिचर्ड ही सबके सामने सच्चाई लेकर के आएगा, मगर अब नेटवर्क टीवी के बहुत सारे लोग सामने खड़े हैं। रिचर्ड को भी पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, नेटवर्क टीवी वाले उसे कभी नहीं मारेंगे। तब वो बाहर निकलता है और कहता है कि मेरे पास एक बॉम्ब है, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं बॉम्ब ना फोड़ूं तो मुझे एक प्राइवेट जेट चाहिए। डैन भी उसकी बात मान जाता है और रिचर्ड चला आता है प्राइवेट जेट में अमेलिया के साथ। यहाँ आकर के वो देखता है कि सारा का सारा प्लेन हंटर से भरा पड़ा है। तभी उसे डैन कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास कोई भी बॉम्ब नहीं है, हम सारी चीजों को स्कैन कर सकते हैं, मगर इस चीज से अच्छी टीआरपी है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बोला। अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं सबको मार दो। मैं तुम्हें एक नया शो दूंगा जिसका नाम है द हंटर, और तुम्हें मुंह मांगी रकम मिलेगी। इन बातों को सुनने के बाद रिचर्ड मना कर देता है। तब डैन कहता है कि मैं तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहता था, मगर अब बता रहा। जब तुम भाग रहे थे, हंटर्स ने तुम्हारे परिवार को ढूंढ लिया था और उन्हें मार दिया। वो सारे हंटर्स यहीं पर मौजूद हैं। जैसे ही शो लाइव होगा वो तुम्हें मार देंगे, तो अब मर्जी तुम्हारी है, या तो तुम उन्हें मारो या तो फिर वो तुम्हें मार देंगे। रिचर्ड अपने परिवार के बारे में सुनने के बाद अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। जैसे ही बाकी हंटर उसके ऊपर हमला करने आते हैं, वो एक एक करके सबको मारने लगता है। सबको मारने के बाद उसका सामना होता है इवान से। इन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। इवान कहता है कि उन लोगों ने तुमसे कहा होगा कि तुम्हारे परिवार को मार दिया, मगर हम लोगों ने किसी को नहीं मारा है, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम पहले इंसान हो जो यहाँ तक पहुँचे हो? तुमसे पहले मैं पहुँचा था और मुझे ऑफर मिला हंटर बनने का, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी जगह ले। इतना कहने के बाद वो बंदूक निकालता है रिचर्ड को शूट करने के लिए, मगर गोली जाकर के लगती है बगल के कांच पे। रिचर्ड इस चीज का फायदा उठाता है और पैराशूट खोल देता है हंटर का। हंटर का पैराशूट निकल जाता है खिड़की से बाहर और वो खिड़की पे चिपका हुआ है। तब रिचर्ड उसके पास जाता है और कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। वो इवान का भी काम तमाम कर देता है। फिर वो अमेलिया को पैराशूट दे करके कहता है कि अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तुम जाओ। वो नीचे भेज देता है उसे। सारे लोग इन चीजों को देख रहे हैं और बहुत ही ज्यादा खुश है कि पहली बार कोई पार्टिसिपेंट्स यहाँ तक आया है और इतने सारे हंटर्स को मारा है। तभी डैन दोबारा बात करता है रिचर्ड से। उसे कहता है कि तुम्हारा काम वाकई में काबिले तारीफ है। अब मैं अनाउंस करने वाला हूँ तुम्हारा शो। अब तुम लाइव आने वाले हो, हमारा शुक्रिया अदा करो सबके सामने। मगर जैसे रिचर्ड लाइव आता है, वो इनकी सच्चाई बताने लगता है। तब ये लोग कनेक्शन को काट देते हैं और डैन कहता है कि अब मैं तुम्हें एक आतंकवादी घोषित करूंगा। वो तुरंत एक वीडियो प्ले करता है जो कि पूरा का पूरा एआई से बना है। उसमें रिचर्ड बोल रहा है कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग को उड़ा देगा जिसमें नेटवर्क टीवी है। फिर ये लोग ऑटो पायलट में डाल देते हैं इस प्लेन को, जो आने लगता है नेटवर्क टीवी की तरफ, मगर वो टकरा पाता उससे पहले मिसाइल से ये लोग पूरे के पूरे प्लेन को उड़ा देते हैं और हर जगह ये खबर आ जाती है कि रिचर्ड मारा गया। समय ऐसे ही बीतने लगता है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं शीला को, जो एक मार्केट से जब बाहर निकल रही होती है, तब वो देखती है कि बाहर रिचर्ड खड़ा है। उसे देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सबने उसे मरा हुआ मान लिया था। दूसरी तरफ ब्रेडली एक वीडियो बनाता है जिसमें वो सारी की सारी चीजें बताता है कि आखिर नेटवर्क टीवी क्या कर रहा है। उस वीडियो के बाद पूरी जनता भड़क जाती है। वो इस बात की भी पुष्टि करता है कि रिचर्ड मरा नहीं था। उस प्लेन के अंदर एक एस्केप पॉड था, उसकी मदद से वो भाग गया। अब हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लोग नेटवर्क टीवी के ऑफिस में घुस चुके हैं उसे तोड़ने के। इस चीज को देखने के बाद एंकर बॉबी भाग जाता है। डैन जैसे ही बाहर आता है, लोग उसके ऊपर भी हमला कर देते हैं। तभी भीड़ से रिचर्ड बाहर आता है। वो डैन की तरफ देखता है और गोली चला देता है, जिससे डैन की मौत हो जाती है। और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।